Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है, बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर मॉड्यूल 1 विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बच्चों, हम मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 4 पे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं. बच्चों, हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. जी हाँ, बिल्कुल मैडम जी, हम जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. सबसे पहले आता है ऑफर. सबसे पहले बच्चों आता है ऑफर. ऑफर यानी कि प्रपोजल. सबसे पहले आता है प्रपोजल. प्रपोजल हो जाता है एक्सेप्ट. अगर प्रपोजल हो जाता है एक्सेप्ट, ये बन जाता है प्रॉमिस. अगर प्रपोजल हो जाता है एक्सेप्ट, ये बन जाता है प्रॉमिस. जैसे ही ये प्रॉमिस बन गया, इसमें आ जाता है कंसिडरेशन. इसमें क्या आ जाता है बच्चों? कंसिडरेशन. जैसे ही इसमें कंसिडरेशन आता है, ये बन जाता है अग्रीमेंट. ध्यान दीजिएगा, जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन आता है, ये बन जाता है अग्रीमेंट. जैसे ही ये अग्रीमेंट बन गया, इसमें आ जाती है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. इसमें क्या आता है बच्चों? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ. ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एक अग्रीमेंट हुआ, उसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आया, ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. कहने का मतलब ऐसा है बच्चों कि एक अग्रीमेंट बनने के लिए पहले तो उसमें कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है. हमने ये पहले भी पढ़ा है. जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैडम जी, यस, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि एक अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट होने के लिए सबसे पहले तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए. सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? एक वैलिड अग्रीमेंट में होना चाहिए कंसिडरेशन. ये हमने पहले पढ़ा था. आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो है एक्सेप्शन टू दिस रूल. एक्सेप्शन टू दिस रूल पहले पढ़ लेते बच्चों. क्या बोलना चाहते हैं ये? एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. जी हाँ मैडम, ये तो हम जानते हैं. एक अग्रीमेंट जिसमें अगर कंसिडरेशन ना हो, एक अग्रीमेंट जिसमें अगर कंसिडरेशन ना हो, तो वो बन जाता है वॉइड. वॉइड यानी नल. नल यानी इसका कोई इफेक्ट ये नहीं रखता. ये हम जानते. बट बच्चों, ये जो रूल है एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बच्चों ये रूल के कुछ एक्सेप्शन दिए हैं. ये रूल के कुछ एक्सेप्शन दिए हैं. वो एक्सेप्शन दिए गए हैं बच्चों अंडर सेक्शन 25. वो एक्सेप्शन माय डियर स्टूडेंट्स दिए गए हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक्सेप्शंस टू दिस रूल इज, पढ़ लेते बच्चों, एन अग्रीमेंट. ध्यान दीजिए, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. जी हाँ जी हाँ, ये हम जानते हैं. नो कंसिडरेशन माय डियर फ्रेंड्स, नो कॉन्ट्रैक्ट. जी हाँ, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. The general rule is ex nudo pacto non oritur actio, that is from a bare promise. यानी कि from a bare promise no right of action can arise. सिर्फ किसी को वादा करने से वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बन जाता है. सिर्फ किसी को वादा करने से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो एनफोर्सेबल भी नहीं हो सकता. उसमें तो कंसिडरेशन होना चाहिए ना. जी हाँ, ये तो जानते. बट ये रूल के दिए गए हैं कुछ एक्सेप्शंस, जहाँ पे अग्रीमेंट तो है. ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अग्रीमेंट तो है, बट उस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है. उस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट गिने जाएंगे. वो कौन से एक्सेप्शन है वो पढ़ लेते हैं बच्चों. द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द अबव रूल. द फॉलोइंग माय डियर स्टूडेंट्स आर द एक्सेप्शन टू द अबव रूल. द फर्स्ट एक्सेप्शन बच्चों, ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं. द फर्स्ट एक्सेप्शन इज एनी अग्रीमेंट. ध्यान दीजिएगा, any agreement made out of love and affection. ध्यान दीजिएगा, any agreement made out of love and affection. कोई agreement आप करते हो, कोई contract आप बनाते हो जो सिर्फ प्यार के लिए, लव एंड अफेक्शन के लिए आप करते हो, उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, एक होते हैं मिस्टर ए। एक कौन होता है? मिस्टर ए। मिस्टर ए के एक है बेटे, मिस्टर ए के एक है बेटे जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपने मर्जी से, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए जो कि फादर है, उन्होंने अपने मर्जी से प्यार से अपना एक घर, उन्होंने प्यार से अपना एक घर मिस्टर बी के नाम कर दिया। मिस्टर बी ने इस घर के सामने मिस्टर ए को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। मिस्टर बी जो कि सन है, उसने अपने पिता को, फादर को कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया। कहने से ये जो घर मिस्टर बी को मिला ये मुफ्त में मिला, इसका कंसिडरेशन उसको कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट या ये जो अग्रीमेंट हुआ बच्चों, ये प्योरली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हुआ। तो गवर्नमेंट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने वाला गवर्नमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बच्चों, वो ऐसे बोल रहा है कि ये अगर अग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी ये वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या बोलना चाहते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। An agreement made on account of love and affection, क्या बोल रहे हैं? An agreement made on account of love and affection. Such an agreement must be in writing and registered. सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आप किसी को विदाउट कंसिडरेशन अग्रीमेंट बना के दे रहे हो जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, तो वो जो अग्रीमेंट है वो होना चाहिए एक तो राइटिंग में और एक होना चाहिए वो रजिस्टर्ड। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इट मस्ट बी फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन टू ईच अदर। ध्यान दीजिए, स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन टू ईच अदर। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते, एग्जाम्पल देख लेते बच्चों। ए फॉर अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son B ₹1000। ए ने प्यार से अपने बेटे दैट इज मिस्टर बी को 1000 रुपये दिए। ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इनटू राइटिंग में दिया, एंड वो राइटिंग में जो किया है वो अग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी करवा लिया। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। इवन दो ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। इसके कुछ एसेंशियल्स है बच्चों। ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए इसमें कुछ एसेंशियल्स है। ये फैक्टर्स इसमें होने ही चाहिए तो ही ये एक वैलिड अग्रीमेंट यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पहला जो है एसेंशियल फैक्टर वो है अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। जी हाँ बच्चों, ये जो अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो कंसिडर कर किया जाएगा, यानी वो वैलिड माना जाएगा अगर वो राइटिंग में है। राइटिंग में तो होना ही चाहिए। सेकेंड एसेंशियल फैक्टर इज बच्चों, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो लिखित में तो होना ही चाहिए, यानी वो राइटिंग में तो होना ही चाहिए बट वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज बच्चों, अग्रीमेंट मस्ट बी फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है बट उनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अग्रीमेंट हो रहा है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। देखिए बच्चों, द फोर्थ पॉइंट इज parties to the agreement must stand in near relation, underline कीजिए, must stand in the near relation to each other, like कौन से रिलेशन को नियर रिलेशन गिने जाएंगे बच्चों? हस्बैंड एंड वाइफ। कोई हस्बैंड प्यार से अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। डैडी यानी कि फादर, सन एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, इट वुड इंक्लूड
It would include parties related to each other either by blood or by marriage. इससे बोला जाता है क्लोज रिलेशन. इसे क्या बोला जाता है बच्चों? क्लोज रिलेशन. ये हमारा था पहला एक्सेप्शन. ये हमारा था बच्चों पहला एक्सेप्शन टू द रूल विच सेज. हम पढ़ चुके हैं. दूसरा एक्सेप्शन की बात करें बच्चों तो वो है पास्ट वॉलंटरी एक्ट. पास्ट वॉलंटरी एक्ट. ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक होते हैं मिस्टर ए. एक होते हैं मिस्टर ए. वो जाते हैं मार्केट में. वो कहाँ जाते हैं बच्चों? मार्केट में सैर करने, मार्केट में घूमने के लिए निकल गए. वो उनके पास है उनका एक वॉलेट. उनके पास है उनका एक वॉलेट. ये वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं. ये वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं. ये वॉलेट वो कहीं पे मार्केट में घुमा देते हैं. ये वॉलेट वो मार्केट में, ये पर्स वो कहीं पे घुमा देते हैं. घुमा दिया, डर गए, ढूंढने लग गए. मेरे वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं, कहाँ गए कहाँ गए, रोने लग गए. आगे बढ़ रहे, ढूंढ रहे. एक होते हैं मिस्टर बी. उनको नीचे पड़ा हुआ एक वॉलेट दिखाई देता है. वो उठाते हैं और आगे थोड़ी नजर जाती है तो देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ तो ढूंढ रहा है. उसे लगता है कि क्या ये वॉलेट उसका हो सकता है. तो मिस्टर बी जाते हैं ए के पास और उसको पूछते हैं क्या ये वॉलेट आपका है? क्या ये वॉलेट आपका है? मिस्टर ए खोल के देखता है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये वॉलेट तो मेरा ही है. पैसे भी जितने थे उतने ही हैं. वो बहुत खुश हो गए. वो मिस्टर बी से बहुत खुश हो गए. उन्होंने वॉलेट खोला. वो वॉलेट में से 1000 रुपये निकाले और ये उनको मिस्टर बी को दे दिया. ये 1000 रुपये उन्होंने, दैट इज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1000 रुपये दे दिए. बच्चों ये जो मिस्टर बी ने कार्य किया, ये जो मिस्टर बी ने एक्ट किया, कहना से ये वॉलंटरी एक्ट था. ये खुद की मर्जी से किया गया था. ये जब भी उसने एक्ट किया, यानी कि जो पर्स उसे मिला उसने जो उसे जाके लौटाया, क्या इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना था? जी नहीं. उसने सामने से एक गुड एक्ट करके उसने ये वॉलेट ढूंढा, मिस्टर ए को दिया. ये था पास्ट वॉलंटरी एक्ट. अगर किसी ने आपके लिए कुछ काम किया है, कुछ एक्ट किया है जो पास्ट में हो चुका है, लेकिन आप खुशी से उनको कुछ देते हो, उनको कुछ पैसे या कुछ इनाम देते हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जिसमें कंसिडरेशन तो नहीं है बट वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. पढ़ लेते हैं बच्चों क्या बोलना चाहते हैं. सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं. सेकंड पॉइंट ये बता रहा है बच्चों, सुनिएगा. एक्सेप्शन नंबर 2, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट. उसने क्या किया? उसने 1000 रुपये जो मिस्टर बी को दिए उसने कॉम्पेंसेट किया ना, एक अच्छाई का काम किया मिस्टर बी ने. उसका इनाम, उसके कॉम्पेंसेशन में उसने उसको 1000 रुपये दिए. कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस. ध्यान दीजिए, पास्ट यानी कि पास्ट वॉलंटरी सर्विस. सर्विसेज पढ़ लेते हैं बच्चों. सर्विसेज मस्ट हैव बीन डन वॉलंटरीली. खुद के मर्जी से. क्या बी को किसी ने फोर्स किया था कि उसका वॉलेट ढूंढे? नहीं, ये तो वॉलंटरी था, यानी खुद की मर्जी से. एक्ट डन मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर. एक्ट डन मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर, यानी कि जो प्रोमिसर था, यानी कौन था? मिस्टर ए. और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू. द प्रोमिसर मस्ट बी. ओरिजिनली तो वॉलेट उसे ही ढूंढना चाहिए था ना बच्चों. ओरिजिनली तो वॉलेट उसे ही ढूंढना चाहिए था, जो वो नहीं ढूंढ पाया, पर किसी और ने उसको ढूंढ के दिया. द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस when the act was done and he must be competent to contract at the time when the act was done. यानी कि जब उसे वॉलेट ढूंढ के मिस्टर बी ने दिया, मिस्टर ए को जब वॉलेट मिस्टर बी ने ढूंढ के दिया, तभी वो competent to contract होना चाहिए, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. जी हाँ बिल्कुल, वो competent to contract होना चाहिए. और उस टाइम पे मिस्टर ए प्रेजेंट होना चाहिए. उस टाइम पे मिस्टर ए बच्चों प्रेजेंट होना चाहिए.
इलस्ट्रेशन देख लेते, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते। ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम। बी promises to pay ₹50. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बस हमने सेम एग्जाम्पल लिया बच्चों। A supports B's infant son. B promises to pay A's expenses. In doing so, this is a contract. ये भी एक एग्जाम्पल है बच्चों। The next is essential. The next is बच्चों essential. ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब इसमें सारे असेंशियल चीज़ें हो। सबसे पहले असेंशियल कुछ ऐसा है, there must be a promise to compensate for the past service। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये जो सर्विस हुई ये पास्ट सर्विस यानी कि पास्ट में की गई हुई सर्विस है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, यानी ये जो सर्विस उसने प्रोवाइड की ये वॉलंटरीली यानी खुद के मर्जी से की है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, एक्ट डन मस्ट बी फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली बाउंड टू डू। ये एक्ट किसके लिए किया गया है? प्रोमिसर के लिए। यानी अपने केस में अपने एग्जाम्पल में देखें तो मिस्टर ए, अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़ा वो। द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। क्या है? द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द एक्ट वाज डन। जी हाँ, मिस्टर ए प्रेजेंट होना चाहिए था ना। अपने एग्जाम्पल में बच्चों मिस्टर ए होना चाहिए था, इनके एग्जाम्पल इन्होंने एग्जैक्ट रिवर्स सिचुएशन ली है। The next point is बच्चों, the promisor must be competent to contract at the time when the act was done। यानी जो हमारे मिस्टर ए थे जिन्होंने 1000 रुपये मिस्टर बी को दिए, ये केस में ये जो हमारे मिस्टर ए है ये कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो ही इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। तो ही इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों वैलिड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरे एक्सेप्शन पे बढ़ते हैं। तीसरा एक्सेप्शन कुछ ऐसा है जिसे कहते हैं टाइम बार्ड डेट। समझिएगा, तीसरा एक्सेप्शन टू द रूल विच सेज an agreement without consideration is void, but there are few exceptions। उसमें थर्ड एक्सेप्शन है बच्चों टाइम बार्ड डेट। इसको समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझने के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक है मिस्टर ए जो कि बहुत 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 रिच है। एक है मिस्टर ए जो कि बहुत रिच है और वो है एक मनी लेंडर। वो कौन है बच्चों? एक मनी लेंडर। एक होता है मिस्टर बी जिसको पैसे की बहुत 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 ज़रूरत है, जिसको पैसे की बहुत बहुत ज़रूरत है। मिस्टर बी जाते हैं मिस्टर ए के पास, क्या तुम मुझे पैसे ब्याज पे यानी कि लोन पे दोगे? क्या तुम मुझे पैसे यानी कि 1,00,000 रुपये मुझे लोन पे दोगे? मनी लेंडर बोलता है ठीक है, मैं तुझे 1,00,000 रुपये देता हूँ, इसकी रीपेमेंट यानी कि ये जो 1,00,000 रुपये जो मैं तुझे दे रहा हूँ ये तुझे मुझे वापस चुकाने पड़ेंगे। कितने महीनों में? 6 महीनों में। ये उनका कंडीशन था, ये उनका लोन देने का कंडीशन था। 6 मंथ्स के अंदर अंदर मिस्टर बी को मिस्टर ए को रीपेमेंट यानी कि 1,00,000 रुपये वापस चुकाने पड़ेंगे। बच्चों 6 महीने तो बीत गए, ध्यान दीजिएगा, 6 महीने तो बीत गए। मिस्टर बी मिस्टर ए को ये 1,00,000 रुपये नहीं दे पाए। मिस्टर बी मिस्टर ए को ये 1,00,000 रुपये रिटर्न रीपे नहीं कर पाए। अभी अकॉर्डिंग टू स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, बच्चों स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन यानी एक एक्ट है जो टाइम बताता है, जो समय बताता है, जिसके अंदर अंदर अगर आपको किसी के खिलाफ केस फाइल करना है, अगर आपको किसी के खिलाफ केस फाइल करना है तो उतने टाइम में आपको वो केस फाइल कर देना पड़ेगा। अगर वो टाइम निकल गया तो ध्यान दीजिए, अगर ये टाइम निकल गया उस टाइम के बाद आप उस व्यक्ति पे केस नहीं फाइल कर सकते। लोन के केस में डेट यानी कि लोन यानी कि कर्जा अगर किसी ने किसी से लिया है और वो चुका यानी कि रीपे नहीं कर पाया, टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई थी लोन लेते वक्त, वो टाइम में अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाया तो उसके पास 3 साल है। उसके पास माय डियर स्टूडेंट्स 3 साल है उस व्यक्ति के खिलाफ
कोर्ट में जाके केस फाइल करने के लिए, उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जाके केस फाइल करने के लिए उसके पास 3 साल है। अपने केस में मिस्टर ए ने जिसे मिस्टर बी को लोन दिया, मिस्टर ए ने जिसे मिस्टर बी को लोन दिया बच्चों, वो रीपेमेंट नहीं हुआ। बच्चों बाय चांस अगर 3 साल निकल गए, मिस्टर ए 3 सालों तक अगर इस पे यानी कि मिस्टर बी पे केस फाइल नहीं कर पाए, 3 साल निकल गए, 6 महीने तो निकल ही गए, लेकिन उसके बाद के 3 साल भी निकल गए, लेकिन अभी मिस्टर बी को गिल्टी फील हो रहा है, मिस्टर बी को गिल्टी फील हो रहा है। ये गिल्ट में वो वापस जाता है ए के पास, सुनिएगा, ये गिल्ट में वो वापस जाता है ए के पास और बोलता है मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, बट मेरे पास 50,000 रुपए है, मेरे पास 50,000 रुपए जो मैं तुझे लौटा दूंगा। बच्चों ये नया कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नया अग्रीमेंट बन रहा है, जिधर मिस्टर बी मिस्टर ए को 50,000 रुपए दे रहे हैं। क्या इसमें मिस्टर ए को मिस्टर बी को कुछ देना है? जी नहीं 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 नहीं, यानी ऐसे कंसिडरेशन तो है ही नहीं, कंसिडरेशन तो है ही नहीं, ये तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है। ये हुआ आपका माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड एक्सेप्शन, ये हुआ आपका माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड एक्सेप्शन। पढ़ लेते हैं। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, promise to pay a time barred debt. A promise to pay a time barred debt must be made in writing. Again same condition है, must be made in writing and signed by the debtor. A debt must be a specific sum of money. It must be an express promise to pay, not merely acknowledgement of debt. The debt should be perfectly lawful and only bar to recovery is law of limitation. Example देख लेते बच्चों। A owes B ₹1,000. A owes Mr. B 1,000, but the debt is barred by limitation act. टाइम निकल गया रिकवरी के लिए। A signs a written promise. A ने प्रॉमिस किया कि मैं 1,000 तो नहीं बट मैं 500 रुपये चुका दूंगा। किसके लिए? डेट लिया था उसके लिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बच्चों, इसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके कुछ एसेंशियल्स है बच्चों, ये कंडीशन के कुछ एसेंशियल्स है। अगर ये एसेंशियल्स फुलफिल नहीं होते हैं तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। पहला एसेंशियल है बच्चों, अ डेट मस्ट बी अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। ये जो लोन, ये जो डेट है, इसका फिक्स्ड सम ऑफ मनी यानी कि दोनों पार्टीज को मालूम होना चाहिए कि जो पैसा इन्वॉल्व है वो कितना है। सेकंड है अ प्रॉमिस बाय अ डेटर मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द डेटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। जो प्रॉमिस जो डेटर ने किया वो राइटिंग में होना चाहिए और वो साइंड भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बच्चों, इट मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस। ये ओरल नहीं चलेगा, इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस, ये इम्प्लाइड नहीं चलेगा। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए तो ही तो राइटिंग में होगा, तो ही तो रजिस्टर करवाओगे ना। एंड मस्ट नॉट बी जस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट और इम्प्लाइड प्रॉमिस। खाली इम्प्लाइड प्रॉमिस नहीं करनी है, एक्सप्रेस प्रॉमिस होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट देना है कि लोन लिया था और रीपेमेंट कर रहा हूं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, a promise to pay a time barred debt to a third person, यानी a promise to pay a time barred debt to a third person is not covered by this exception. अगर कोई third person involved है तो वो ये एक्सेप्शन में नहीं आते हैं। जो लास्ट कंडीशन है बच्चों, जो लास्ट कंडीशन है वो है लिमिटेशन पीरियड फॉर रिकवरी ऑफ डेट इज 3 years. Limitation period for recovery of debt is 3 years. Any debt, though lawful, if not recovered within the limitation period of 3 years, is considered as a time barred debt. यानी कि उसको रिकवरी करने के लिए उसका टाइम निकल गया है, जिसके बिहाफ पे, जिसके अंडर तुम कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस फाइल नहीं कर सकते।
द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों अदर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। और भी एक्सेप्शन है ये रूल के लिए, वो समझ लेते हैं। क्या एक्सेप्शन है मैडम? द फर्स्ट एक्सेप्शन इज नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एक होते हैं मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर बी। ये है हमारे एजेंट, ये है हमारे प्रिंसिपल। यानी ये जो एजेंट है वो सारा काम करता है बी के बिहाफ पे, वो सारा काम करता है बी के बिहाफ में। ये हुआ एजेंट और ये हुआ प्रिंसिपल। ज़रूरी नहीं है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर बी को मिस्टर ए को हर बार पैसे देने ही पड़ेंगे। कभी कभी आउट ऑफ रिलेशन भी ये ए यानी एजेंट पी यानी प्रिंसिपल के लिए काम करके देगा। बच्चों इस केस में कंसिडरेशन अगर नहीं है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे व्हेन एन एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज बच्चों गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, किसी को अगर आप कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो सामने आपको कंसिडरेशन नहीं ही मिलने वाला है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द लास्ट एक्सेप्शन इज बच्चों अ प्रॉमिस दो ग्रेट्यूटस वुड बी एनफोर्सेबल इफ ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिसी सफर्स अ लॉस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केस लॉ। ये समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए की ये है एक बेटी, ये है मिस्टर ए की एक बेटी डॉटर जिसकी होने वाली है शादी। मिस्टर बी को पता चला कि मिस्टर ए की बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। मिस्टर बी को पता चला मिस्टर ए की बेटी की जो शादी होने वाली है उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। मिस्टर बी ने अपने मर्जी से पैसे उसने उसको पैसे दिए, बी ने ए को पैसे दिए अपने मर्जी से और बोला तू अपनी बेटी की शादी करवा ले, शादी होने के बाद मुझे 1 लाख रुपए दे देना वापस, शादी होने के बाद मुझे 1 लाख रुपए वापस दे देना। लेकिन समहाउ मिस्टर ए ये पैसा नहीं दे पाया, यही एग्जाम्पल में हम ये पैसे को रिप्लेस करके फर्नीचर भी ले सकते हैं। यानी कि मिस्टर बी को पता चला मिस्टर ए की बेटी की शादी है, उसके लिए उसने अपना सारा फर्नीचर उसको दे दिया और कहा कि अपनी बेटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे अपना फर्नीचर वापस दे देना। लेकिन किसी कारणवश ए ने ये फर्नीचर उसे वापस नहीं किया। तो वापस पढ़ते हैं अ प्रॉमिस दो ग्रेट्यूटस वुड बी एनफोर्सेबल। अगर वो वापस नहीं कर पाया तो ये वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एनफोर्स करा सकता है कि मैंने उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जो उसने वापस नहीं किए, मैंने उस व्यक्ति को अपना फर्नीचर दिया जो उसने वापस नहीं किया। If on the faith of the promisee suffers a loss, promisee यानी मिस्टर बी को लॉस हुआ ना, तो वो ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करवा सकता है। बच्चों आई होप आपको आज पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।